A very good afternoon to all of you. Learning disabilities in children, यानी कि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर में कमी होना, किसी भी चीज़ को ग्रैब करने में इसमें बच्चे वक्त लगाते हैं, उनकी लर्निंग पावर, उनकी मेमोरी थोड़ी सी कम होती है, जिससे कि उन्हें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में उनका दिमाग कम चल सकता है। इस केस में उनकी लर्निंग पावर को इन्हांस करने के लिए, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए पेरेंट्स उनके साथ किस तरह से डील करें, इसके बारे में बात करेंगे अपनी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना बर्मी के साथ। डॉक्टर भावना, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। जैसे कि मैंने बात की कि इसमें बच्चों की लर्निंग पावर कम होती है, डॉक्टर भावना, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन करेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि जिस तरह से हम नहीं डिफाइन करेंगे वो होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट अ कंसर्न विद हिज इंटेलिजेंस। जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन में बहुत फर्क होता है, जो आजकल लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज लर्निंग डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी होती है जब बच्चों की रिसीविंग में, कॉम्प्रिहेंशन में और उसको कम्युनिकेट करने की क्षमता में परेशानी आ जाती है। तो बच्चे प्रोसेस डिफरेंटली कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड डिफरेंटली कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एक्सप्रेस या कम्युनिकेट डिफरेंटली करते हैं। सो इंटेलिजेंट वो उतने ही हैं जितने नॉर्मल बच्चे हैं, बट जो उनका इंटेलिजेंसिया का सो कॉल्ड नॉर्मल प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा हटके होता है। जी एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। इसके बारे में और बातचीत करेंगे डॉक्टर भावना, लेकिन उससे पहले सुमन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जी सुमन। मैम, मेरे को ये पूछना था कि जो मेरा बेटा है जी, वो अभी 14 इयर्स का है जी, और एट ए टाइम मैम जब वो 7 इयर का था, जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, लेकिन मैम उसकी वो और एक्टिविटीज में काफी तेज है। अभी वो 8th में है जी, पर वो पढ़ाई में मतलब थोड़ा वो है कि वो याद नहीं कर पाता से। ओके, पढ़ाई में इन्होंने कहा कि थोड़ा सा वीक है, याद नहीं कर पाता। बाकी एक्टिविटीज में जैसे कि आपने कहा कि वो नॉर्मल से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का केस है इनके बेटे का। 14 इयर्स का है, 7 इयर्स का था तो उसे शॉक लगा था। देखो सुमन, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब वो 7 साल का था, शॉक न लगने के बाद आपने जरूर उसकी ट्रीटमेंट करवाई होगी और उसकी रिपोर्ट्स होंगी। अगर तो एमआरआई में या सीटी स्कैन में कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, 7 साल से पहले भी अगर आप नोट करेंगे तो बच्चे का जो इंटेलिजेंसिया है वो शायद बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस ना दिखाता हो। ठीक है, अब हर एक बच्चे की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इस बच्चे में कुछ ऐसी स्पेशल हुनर हो जिसके अंदर वो ऐसी मोटर एक्टिविटीज में ज्यादा सिग्निफिकेंस अपनी इंटेलिजेंस में दिखाए। जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, उसके साथ अब 14 साल का है, इट इज अ वेरी गुड एज जिसमें बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। जो उसकी पढ़ाई की ओनस है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसके साथ बैठ के उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि भाई अब तुम 14 साल के हो गए हो, मेरे ख्याल से 9वीं क्लास में पढ़ रहा होगा ये, इतनी आपकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मिडिल स्कूल से अब सीनियर स्कूल में आ गए हो, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप किस तरह से अपना शेड्यूल में लेके आएंगे, तो उन्हें समझाना बहुत और समझाने के साथ अगर वो अपने आप को रिवॉर्ड करे कि जब मैं इतनी देर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं ये छोटा सा इंसेंटिव अपने लिए रखूंगा। वो इंसेंटिव हो सकता है टीवी देखने का, खेलने का, फ्रेंड से बात करने का, या जो भी चीजें अभी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो अपने लिए वो एक मोटिवेशन बना ले, तो जनरली इट विल वर्क वेरी वेल। पर अगर उनको लगता है कि इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है तो उनका जरूर एक IQ टेस्ट और एक SLD टेस्ट करवाएं ताकि उसकी एक्चुअल पोटेंशियलिटी का इनको पूरी तरह से रियलिटी चेक हो जाए। एग्जैक्टली। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, संजय हमसे बात करेंगे। जी संजय। मैडम नमस्ते, नमिता जी, गुड आफ्टरनून। अब वेरी गुड आफ्टरनून संजय, बताइए। मेरा नाम संजय है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम पंकज है जी, और लड़की का नैना जी। क्या है कि पढ़ाई में मतलब होशियार तो है, पर जब पढ़ते हैं तो टीवी वगैरह और दूसरे। कितने साल के आपके बच्चे? मैडम बच्चा है मेरा 12 साल का और लड़की है 6 साल की। ओके, जब पढ़ते हैं तो टीवी में, गेम्स में ज्यादा ध्यान रहता है, वैसे पढ़ाई में इंटेलिजेंट उल्टा सीधा बोलते हैं मैडम, मतलब इतना बदतमीजी से इनको समझाते हैं फिर भी वो समझते नहीं। हमने कोशिश बहुत करते हैं कि नहीं तो हम उनको डराते भी, हम बोर्डिंग में डाल देंगे,
ऐसे वैसे, पर वो ना कुछ समझते नहीं है हमको। हम इतना समझा के थक गए कि पढ़ाई में भी ध्यान दो, ये वो। कैसे समझाए मैडम, आप बताइए। ओके, बहुत वैसे बच्चों में ये बात होती है, शरारती होते हैं, कई बार बच्चे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं जो फैमिली होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, अगर जॉइंट फैमिली है, अगर दूसरे बच्चे शरारत कर रहे हैं तो फिर और बच्चों पे भी वैसा ही असर पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं इनके पेरेंट्स इस केस में? बिल्कुल, एक चीज जो मैं फिर कहूंगी नहीं करनी चाहिए वो है इनको डांटना या मारना। इस कारण के लिए आप छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा आप उनको डांटेंगे और गुस्से से इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और आपके बच्चों के लिए बढ़ जाएगी। वेरी सिंपल, जैसे अभी हम पहले भी बता रहे थे, इसका एक बिहेवियर चार्ट बना लो। 14 साल का बेटा तो काफी समझदार है, 6 साल की बेटी भी 14 साल के बेटे को रोल मॉडल देख के आगे उन्नति करेगी। इसके अंदर एक बिहेवियर चार्ट में कायदा और एक डिसिप्लिन उनके डेली स्ट्रक्चर में आ जाना चाहिए। बट ये जो डिसिप्लिन है ये सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं होगा, इसमें एकेडमिक एक्टिविटीज भी होंगी, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी होंगी, और ये डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज भी होगी जो टेलीविजन या कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स कहलाती हैं। अब ये जो डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज हैं ये उनको तब दी जाएंगी जब वो डिसिप्लिन से अपना रूटीन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर लेंगे। जैसे अगर उन्होंने 1 घंटा अपना पढ़ाई का समय शेड्यूल किया है, 1 घंटा अच्छे कायदे से पढ़ने के बाद जब मम्मी या उनका ट्यूटर ये कह देगा कि हाँ भाई इस एक्टिविटी को हमने स्माइली दे दिया या रेड स्टार दे दिया, तो उस रेड स्टार के बदले में वो एक ऐसी अपनी पसंद की डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी जो आप कहते हैं वो कर सकेंगे एज अ रिवॉर्ड। तो ये जो बिहेवियर चार्ट होता है इट इज वेरी इफेक्टिव, इन्हीं के 2 बच्चों के लिए नहीं बट सभी दुनिया के बच्चों के लिए इट इज वेरी वेरी मोटिवेटिंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, सब पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के लिए एक डिसिप्लिन सेट करके रहें कि ये उन्हें करना है, ये नहीं करना है, और अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें एक रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इससे बच्चों में मोटिवेशन आता है, इंस्पिरेशन मिलती है कुछ करने की बच्चों को। अभी एक कॉलर याशिका हमसे बात करेंगी। जी याशिका, हेलो हेलो याशिका। अभी हर्षिता हमसे बात करेंगी। जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मेरा बेटा 5 ईयर है जी, और वो बहुत ही ज्यादा शरारती होता जा रहा है, कार्टून बहुत ज्यादा देखने लगा। पहले तो बहुत अच्छे से याद कर लेता, अब जो है जब भी पढ़ाने बैठे तो इधर उधर ऊपर आंख नीचे ऊपर करता रहता है, जैसे बात सुन ही नहीं रहा हो। बहुत रूड होता जा रहा है। जैसे हम उसको कुछ बोलेंगे कि बेटा तुम ऐसे नहीं करोगे तो गंदे हो जाओगे, तो कह रहा ठीक है हो जाने दीजिए। और मैं फर्स्ट नहीं आओगे तो कह रहा ठीक है मैं फेल ही हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। बहुत ही रूड होता जा रहा है। ओके, बहुत रूड है इनका बेटा। 5 इयर्स का पलट कर इन्हें जवाब देता है। जैसे कि संजय ने कहा कि काफी बदतमीजी से बच्चे पेश आते हैं, और जैसे आपने समझाया कि डिसिप्लिन एक सेट करना चाहिए, तो ये क्या कर सकती हैं हर्षिता? मैं कहूंगी हर्षिता का एक बहुत प्यारा 5 साल का बच्चा है, इसकी उम्र हमें नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। अब हर एक माँ हर एक बाप चाहता है कि हमारा बच्चा 5 साल से ही वो सारी चीजें करना शुरू कर ले, और सिर्फ करना ही शुरू ना कर ले, परफेक्ट भी बन जाए। जी एग्जैक्टली। अब 5 साल का बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशनल सेटअप में वो स्कूल भी जाने लग गया है। बट ज्यादातर जब हम होलिस्टिक ग्रोथ देखते हैं तो 5 साल के बच्चे पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद कहीं ठीक नहीं है। उसका एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसके अंदर उसमें बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज हो, क्योंकि जो उसकी एनर्जीज है कहीं ना कहीं वो सिर्फ अभी दिख रहा है कि एकेडमिक्स में चैनलाइज हो रही है। और 5 साल के बच्चे से ये उम्मीद करना कि वो पूरी तरह बैठ के कंसंट्रेशन के साथ घंटों पढ़ लेगा इज अनरीजनेबल। जनरली 5 साल का बच्चा अगर 20 मिनट भी एट अ स्ट्रेच एक एक्टिविटी करता है काफी अच्छा माना जाता है। 20 मिनट करने के बाद उसको 10-15 मिनट की ब्रेक दीजिए, और उस ब्रेक्स में उस जो लंबी उसकी ब्रेक्स हो उसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज जरूर रखिए ताकि उसकी पूरी तरह से ग्रोथ रहे। दूसरी चीज असर्टिवली उसको जरूर बोलना है कि हमारे घर के जो मॉरल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसमें बच्चे बदतमीजी से बात वापस नहीं करते। आज आप टॉलरेट करेंगी तो कल बहुत ही ज्यादा बदतमीजी बढ़ जाएगी। सो व्हेन यू सी द फर्स्ट स्टेप, उसी पे उसको कर्व करना है, पर प्यार से समझाना है, और जब वो ऐसी चीजें ना करे तो उसको रिवॉर्ड करना है। लास्टली बच्चे को लेबल मत करे कि अगर तुम ये चीजें नहीं करोगे तो तुम बैड बॉय बन जाओगे। तभी वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ भाई मैं तो बैड ही हूँ, मैं तो फेल ही हो जाना पसंद करूंगा। तो इस केस में बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई काम अच्छा करता है तो उसे अप्रिशिएट भी कीजिए। हाँ, उसे प्यार से समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि अभी बच्चे की एज बहुत छोटी है, यानी कि 5 इयर्स का है, बहुत प्यारा भी होगा। थोड़ा बहुत शरारत करना तो आम सी बात है। अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत
जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स कि अगर वो ये डिस्कवर कर चुके हैं कि बच्चे की राह में या बच्चे के सक्सेस में कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके रास्ते में, तो उन्हें ये सिखाएं कि किस तरह से उन ऑब्स्टिकल्स के साथ वो डील कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें पार करके वो आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब तक वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे अपनी जिंदगी में, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होंगी, लेकिन इससे ये होगा कि उनकी गुड एटीट्यूड रखने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप इंप्रूव होती चली जाएंगी, उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और साथ साथ उनकी सेल्फ एस्टीम पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वैसे इसी के साथ बात करेंगे पूजा के साथ। जी पूजा। गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। हाँ जी, हमारी 6 साल की बेटी है शामावी जी। तो वो प्रेप में जब थी तो बहुत अच्छे से पढ़ती थी वो। अब इधर ये फर्स्ट में आ गई है या इसका गैप हो गया है क्या, तो मैं वो पढ़ाई नहीं करती है। उसको बोलती रहो कि वो पढ़ो, वो पढ़ती नहीं है। ओके, पहले प्रेप में थी तो इन्होंने कहा काफी पढ़ती थी और इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन अभी थोड़ा गैप आ गया स्टडीज में प्रेप के बाद, तो भी पढ़ाई लिखाई से ध्यान थोड़ा हट रहा है, तो क्या कर सकती हैं? सही बात है पूजा। एक तो आपने यहाँ पे ये भी कहा कि गैप आ गया है किसी वजह से, तो उस गैप में आपको समझने की जरूरत है कि कोई ऐसी चीजें तो नहीं हुई हैं जिससे उसके ऊपर कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा हो। अगर हुआ है तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। यदि नहीं हुआ है तो जनरली जैसे एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें नर्सरी और प्रेप बहुत ही इजी गोइंग होता है। फर्स्ट में पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो शायद आप अगर बच्चे के साथ बैठ के थोड़ा सा उसको सहारा दे और उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे तो साथ साथ करके आगे चल सकते हैं। पर आपको लगता है कि अगर बिल्कुल भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब काफी सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स प्राइमरीली, अगर तीनों में से एक किसी सब्जेक्ट में कंसर्न है तो फिर उसको हम एक लर्निंग डिफिकल्टी मान सकते हैं। अगर सारे ही सब्जेक्ट्स में उसकी अटेंशन, कंसंट्रेशन और ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं तो इसका एक आईक्यू असेसमेंट करवा लीजिए, ताकि एक रियलिटी चेक हो जाए, बच्चे का पोटेंशियल समझते हुए फिर उसके साथ आप आगे उसको सपोर्ट देना शुरू कीजिए। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एडवाइस दी है पूजा को। भी बात करेंगे श्रुति के साथ। जी श्रुति। हेलो हेलो श्रुति। हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून श्रुति। सबसे पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए। हाँ जी। और बताइए आप क्या पूछेंगी? मेरा बेटा है एक 5 इयर्स का जी। छोटे वाला, उसको जस्ट मैं याद करवाती हूँ तो वो 2 मिनट बाद ही भूल जाता है क्वेश्चन कि मैंने क्या याद करवाया उसको। ओके, 5 इयर्स का बेटा है, 2 मिनट बाद ही भूल जाता है कि क्या याद करवाया। मींस कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पार, लर्निंग डिफिकल्टी है उसमें, तो क्या कर सकते हैं? फिर से मैं यही कहूंगी, 5 साल का बेटा है, बहुत ही छोटा है, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहिए। अब ये कह रही हैं मैं क्वेश्चंस जो याद कराती हूँ वो भूल जाता है। 5 साल के बच्चों को अभी तो नर्सरी राइम्स, स्टोरीज का सहारा लेना चाहिए, पर यदि आपको लग रहा है कि जेन्युइनली वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर रहा, तो कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप खेल खेल में उसके साथ शुरू कर सकती हैं। जैसे होती है बॉल टैपिंग, बास्केटबॉल ले ली, उसको हमने टैप किया और फिर फन प्ले में और उसकी टैपिंग इंक्रीज हुई। टेबल टेनिस बॉल हुई, उसको हमने टैप करना शुरू कर दिया। उसने ABCD जरूर शुरू कर ली होगी सीखनी। ABCD करके रैंडमली हमने A to Z नंबर्स दिखती है, A Z E F G A O A B, जितने ओज हैं उसको कहा इस पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे उसको सर्कल करना शुरू कर दीजिए, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और नंबर ऑफ एरर्स धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। तो डायरेक्ट फोकस हम उसके आंसरिंग पे ना रखते हुए और चीजों पे रख रहे हैं, ताकि जो कंसंट्रेशन सेल्स हैं ब्रेन के वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपको उसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस में भी मिलेगा। इसी के साथ बात करेंगे मोनिका हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मोनिका। हाँ जी। हेलो हेलो मैम। जी मोनिका। मैम मेरा बेटा 11 इयर्स का है। हाँ। तो मैम वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में वीक होता जा रहा है। ओके। उसको कंसंट्रेशन पावर भी नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता है, जब पढ़ने बैठता है तो उसको जल्दी से याद भी नहीं हो पाता है। ओके, बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है, कई बार पढ़ाई में वीक होता है, कंसंट्रेशन पावर की कमी हो रही है, तो क्या कर सकती हैं ये? ठीक है, एक तो चीज ये है कि 11th स्टैंडर्ड में है तो अभी प्राइमरी स्कूल 11 इयर्स का 11 इयर्स का है तो अभी प्राइमरी स्कूल से ये मिडिल स्कूल में गया होगा। अगेन जो मिडिल स्कूल के प्रेशर्स होते हैं उसको एज अ मदर इनको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो गए होंगे अभी। उनको कायदे से बच्चे को ये समझाना है कि ये सारी अब एक एज अ एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आई है।
सेकेंडली आइडेंटिफाई करना कि कौन से सब्जेक्ट उसकी पसंद के हैं, वो पसंदीदा सब्जेक्ट्स को और ज्यादा इनहेंस करना, ताकि कहीं ना कहीं तो उसको मोटिवेशन मिले कि आई एम अ गुड स्टूडेंट। और जो सब्जेक्ट्स उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उसमें या आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं या बाहर से भी उसको थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी हमने कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेस बताए, बॉल टैपिंग इज वेरी सिंपल। बड़े बच्चों के साथ एक और एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेन सॉर्टिंग, जिसके अंदर 2 तरह के ग्रेन्स ले लिए, एक राजमा ले लिया, एक चना ले लिया, उसको एक बोल में रख दिया, 2 छोटे और बोल्स दे दिए, चना राजमा अलग अलग बोल्स में डालना है। 5 मिनट तक भी अगर ये एक्टिविटी करेगा तो अगेन उसके कंसंट्रेशन सेल्स इंप्रूव होंगे। धीरे धीरे करके डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। चलिए, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी। वैसे इसी के साथ पता चलता है कि किस तरह से पेरेंट्स डील कर सकते हैं अगर बच्चों में थोड़ी बहुत भी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अभी इसके बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। लर्निंग डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन इज वेरी कॉमन। 5 में से 1 बच्चे को भारत में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। और साथ ही साथ इस केस में एज द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किन वेज से, किन रास्तों से वो अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, किन तरीकों से। तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है, जबकि उन्हें ये पता है कि आपके बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर कम है, उनका दिमाग थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन अनइंटेलिजेंट वो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ही डॉक्टर भावना ये लगने लगता है कि बच्चा बहुत स्लो है तो आगे जिंदगी में क्या करेगा। तो मुझे लगता है अगर इस केस में वो एज अ सपोर्ट अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और पेरेंट्स के लिए भी, ताकि बच्चों का सेल्फ एस्टीम जो है वो लो ना हो। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आप सही कह रही है नमिता, बिकॉज सी समवेयर हमको बड़ा जरूरी है अपने बच्चे का पोटेंशियल सही तरह से जान लेना, समझ लेना और उसी के बेसिस पर उससे एक्सपेक्ट करना। क्योंकि आज की डेट में जो माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं और अगर वो रियलिटी से बेस्ड हो तो उसकी पॉजिटिव इंकरेजमेंट और मोटिवेशन से बच्चे कई ज्यादा चीजें कर सकते हैं। पर अगर हम रियलिटी से हटके बच्चों को ओवर प्रेशराइज कर देते हैं तो इट बिकम्स डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर परफॉर्मेंस। दैट मींस इनवर्स कोरिलेशन हो जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस या ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो बच्चे का एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उतने पे भी नहीं लेके आता, वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह की कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस पर कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे पास, जिनके बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहला एसएमएस है, इनका बेटा है 4 साल का, बहुत ही छोटा है और इन्होंने इन्हें स्कूल भेजना स्टार्ट किया है। तो इन्होंने लिखा है कि 4 दिन तो वो स्कूल नॉर्मली जाता रहा, लेकिन 5वें दिन वॉमिट करने लगा और रात में सोया भी नहीं। तो क्या वजह हो सकती है इसकी सबसे पहले तो, और साथ साथ इसके साथ ये कैसे डील कर सकती हैं? देखिए, ये वजह हो सकती है कि 4 साल का बच्चा है, एक कंफर्ट जोन जो अपने घर का है, अपनी माँ का है, उसको छोड़ के स्कूल जा रहा है। तो ये जो इसकी वॉमिटिंग और इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स हैं, इट इज प्राइमरीली शोइंग कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। बच्चे अपने घर को लेके काफी इनसिक्योर फील करते हैं। घर को का कंफर्ट जोन छोड़ के वो स्कूल गया है, स्कूल में अभी उसका उतना जल्दी कंफर्ट जोन नहीं बना जितनी की उसको जरूरत है। तो अगेन यहाँ पे मदर और स्कूल इकट्ठा हैंड इन ग्लव लेके बच्चे का एक कंफर्ट जोन बनाए जो उतना ही सिक्योर हो जितना उसका घर का कंफर्ट जोन है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वीन ऑफ करें घर से और स्कूल में उसको अच्छी एस्टैब्लिशमेंट दें। ओके, नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करेंगे। इनका बेटा है 6 साल का, आशा ने एसएमएस किया है और इन्होंने लिखा है कि ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली ड्यूरिंग द एग्जाम्स। 6 साल का बच्चा और उसके एग्जाम्स का प्रेशर उसके ऊपर आ गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस केस में? आशा, मैं एक पहली बात ये कहूंगी कि ये बिल्कुल आपका कसूर नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का कसूर है, जिसमें 6 साल के बच्चे के लिए भी एग्जामिनेशन जैसा शब्द इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। पर अब एक खुशी की बात ये है कि सीबीएसई ने भी एक सीसीई का करिकुलम निकाला है जिसके अंदर एग्जामिनेशंस कम करने की, मतलब आई थिंक करने की नहीं, मतलब एग्जाम्स बच्चों के लिए तो खत्म ही कर दिए गए हैं। तो ये जो शब्द है, जब ये ही उसकी डिक्शनरी से एलिमिनेट हो जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन एंजाइटी है या एग्जामिनेशन फोबिया है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कम हो जाएगा। इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए, प्ले वे मेथड में इसको सिखाइए, क्योंकि बच्चा अभी 6 साल का ही है। सो होलिस्टिकली उसको ग्रो कराइए, एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स के थ्रू। डेफिनेटली आप साल भर में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ओके, और ये प्रॉब्लम वैसे बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। नेक्स्ट एसएमएस है हमारे पास माधुरी का। इनकी बेटी बहुत जिद करती हैं, बहुत रोती हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ती और जस्ट 3 इयर्स की है। ओके, अब फिर मैं ये कहूंगी कि अब 3 साल की जो बिटिया है इसको कितना पढ़ाना चाहिए ये इनकी मदर
को जान लेना चाहिए। अब अगर जिद और परेशानी सिर्फ पढ़ाई को लेके है, सो आई पर्सनली फील कि 3 इयर्स पे बहुत ज्यादा एकेडमिक्स पे वैसे भी फोकस नहीं होना चाहिए। माँ बच्चे को समझे कि किस किस कारण से वो परेशान हो रही है और उन कारणों को राइट नाउ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, एनर्जी और कम्युनिकेशन के साथ अगर माँ उसको आगे जिंदगी के लिए लेके जाएंगी तो इसको जरूर हेल्प मिलेगी। एग्जैक्टली मतलब क्वालिटी टाइम जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते बिल्कुल भी। और ये तो बच्ची बहुत छोटी हैं, इनफैक्ट जो बड़े बच्चे भी होते हैं उनके साथ भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉलर्स ने पूछा कि बदतमीजी से बात करते हैं बच्चे, तो उनके साथ ऑन द टेबल बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि क्या उनके लिए गलत है, क्या सही, और एक डिसिप्लिन सेट करके रखना और चाहिए। एक और चीज, अपने अंदर कितना डिसिप्लिन है एज अ रोल मॉडल, उस पे जरूर रिफ्लेक्ट और झांक लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को बदतमीजी से बात करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे आपसे रिस्पेक्टफुली वापस बात करें। एग्जैक्टली बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी। आप यहाँ पर आई डॉक्टर भावना बर्मी, इसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया।